हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 8 का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है क्लास 8 का, है ना। तो अब हमें क्या करना है, क्लास 8 का चल रहा है, 6-7 का हम लोग कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने 6 और 7 का नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। एक ही प्ले लिस्ट है पूरी, 6 से 12 तक का एक ही प्ले लिस्ट में इतिहास आपका पूरा होगा। 6 से 12 तक की आपकी भूगोल आपकी पूरी हो चुकी है समाप्त, एक ही प्ले लिस्ट में डली हुई है। और 6 से 10 तक का साइंस भी मैंने आपका एक ही प्ले लिस्ट में करवाया हुआ है। साइंस के मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक भी कर देना। तो देखिए 9 चैप्टर हो चुके हैं आपके, और आज हमें इसका 10 नंबर चैप्टर देखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको देखेंगे। चैप्टर का नाम देखिए, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो चित्रकलाएं, दृश्य कलाएं, ठीक है, जो चित्रित चीज़ें होती थी उनका क्या इतिहास था। पेंटिंग वगैरह, मूर्ति वगैरह बनती थी, उनका क्या इतिहास था, तो उस चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई देती है कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। तो देखिए हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी, है ना। तो उसी तरीके से जो कला है वो भी आगे चल रही थी। और संभवतः आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपको विचारों को प्रभावित करता है, वही आपके विचारों को प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए, और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास से किस तरह जुड़े हुए हैं। चलिए देखिएगा। औपनिवेशवाद शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ है। इन्हें भारतीय कलाओं के संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्लें दी हुई है कलाकारों को। आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिनकी हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थपरक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीरें आदि इसी के उदाहरण हैं। किसके? कला के। तो देखिए दमयंती का चित्र बना हुआ है, राजा रवि वर्मा ने बनाया था दमयंती का चित्र। आगे देखिए, साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। साम्राज्यवादी जब युग चल रहा था तो उसमें कलाओं के क्या रूप रहे। 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे थे। धीरे धीरे लोग बाग भारत को जानना चाहते थे। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों और नई परंपराएं भी साथ लाए थे। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की। आगे देखिए, यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। यानी ऐसी तस्वीर होना चाहिए, ऐसी पेंटिंग होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिसको आप आज के समय 3D पेंटिंग कह सकते हैं। एक उभरी हुई टाइप की चित्रकला जिसको आप देखेंगे तो आपको लगे कि मतलब कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये चित्रकला बहुत अच्छी है, एकदम आपको लगे कि हाँ ये जीवित टाइप की है। 3D पेंटिंग जो आज के समय पर बनती है उस टाइप की चित्रकला होनी चाहिए। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। देखते हैं तैल चित्र क्या होते हैं। तेल नहीं बोलेंगे इसको, तैल। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीकी से बहुत परिचित नहीं थे। तैल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। तैल चित्र होते हैं ऐसे जो आपको लगे तस्वीर हाँ उभरी हुई तस्वीर है। उभरी हुई से मतलब है आपको लगे हाँ जीवित टाइप की है या असली तस्वीर है। ऐसे ना लगे कि हाँ भाई ऐसे आपने मान लीजिए एक ऐसे करके पुतला टाइप का ऐसे बना दिया, गुड्डा टाइप का, है ना। तो इस टाइप की तस्वीर ना बने, बहुत अच्छी उभरी हुई तस्वीर लगनी चाहिए।
भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थीं, परंतु प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखते हैं। मनोहर दृश्यों की चाह। उत्कीर्ण चित्र क्या होते हैं? लकड़ी या धातु पर छापे से कागज पर बनाई जाने वाली तस्वीर। लकड़ी या धातु के मोहर टाइप, देखिए आज के समय पर आपने मोहर देखी होगी, है ना। तो मोहर कैसी होती है? या तो किसी धातु में बनी हुई मोहर होती है या फिर किसी लकड़ी पर बनी हुई मोहर होती है। फिर आपको स्याही में उसको डुबाएंगे और कागज पर ऐसा छपका मार के लगा देंगे। तो वही चीज़ें लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर, उसको उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। आई बात समझ में? आ गई होगी। मनोहारी दृश्यों की चाह। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। यहाँ मनोहारी का क्या अर्थ है? दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटेन कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। टॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वे 1750 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवजीवित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाईं। कैनवस पर बने उनके विशाल तैल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। चित्र नंबर 2 जो बना हुआ है, चित्र नंबर 1 देख लीजिए, चित्र नंबर 2 देख लीजिए कहाँ बना हुआ है। ये तो चित्र नंबर आपका दमयंती का बना हुआ है, राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया हुआ। चित्र नंबर 2 बना हुआ है समुद्र किनारे का। चलिए देखिएगा आगे कहाँ थे हम लोग। उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। ये जो ब्रिटिश ने साम्राज्य फैलाया हुआ था इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। चित्र नंबर 2 डैनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नैनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इनमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई देते हैं। ये वाला चित्र बना हुआ है, ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुके हैं। चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। मतलब टूटा फूटा डला हुआ है ना ये वाला। देखिए कलकत्ता का मार्केट दिखाया गया है, इसको देखिए। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डैनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों की कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं। ये जो दिखाया हुआ है इसको रेड कर लेते हैं। जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सड़कों पर जीवन और गहमा गहमी है, चहल पहल है, इमारतें बनी हुई हैं। इसमें नाटकीयता और उत्तेजना है। चित्र 2 और 3 को गौर से देखिए। इनमें आप देख सकते हैं कि डैनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया गया है। चित्र नंबर 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्ण आधुनिक परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। चित्र नंबर 2 में जो दिखाया गया समुद्र के किनारे खंडहर इमारत, और उसको बोला गया है कि ब्रिटिश शासन इसको आगे बढ़ाएगा। और चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है किस तरीके से जो कलकत्ता का बाजार दिखाया गया है कि किस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है, किसने? ब्रिटिश शासन ने। तो वो चीज़ दिखाई गई है। उसमें देखिए क्या दिखाया गया है। भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें फकीर गाय और नदी में चलती नौकाएं दिख रही हैं। इसके विपरीत चित्र नंबर 3 में ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है। इसमें तेजी से होने वाले बदलावों पर जोर है। आगे देखिए प्राधिकार का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। रूप चित्रकारी देखते हैं। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे।
अब देखते हैं कि किरमिच क्या होता है आगे। छोटे आकार की रूप चित्र बनाने की मौजूद भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदम कद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। बड़े बड़े आकार के आदम कद और सच्चे से लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही थी। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दाव को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। रूप चित्र देखिए क्या है, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर जोर दिया जाए। हाव भाव पर जोर देंगे तो बहुत ही मनमोहक चित्र बनेगा। और रूप चित्रण क्या है? पोर्ट्रेट बनाने की कला। इस चित्र को बनाने की कला को रूप चित्रण कहते हैं। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर जोर दिया जाए, और रूप चित्रण इस चीज़ की बनाने की कला कहलाती है। आगे देखिए, जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारी यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक के मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए। चित्र नंबर 4-5 जोफानी द्वारा बनाए गए रूप चित्र के 2 उदाहरण थे। इनमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लॉन को भी देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। ये जो चित्र बने हैं देखते हैं, वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिक के अंदाज में दिखाया गया है। चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं। चित्र में कौन सा चित्र दिखाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए ये गोरे लोग इतने बैठे हैं, ये गोरे लोग, और ये इंडियन पर्सन है। देखिए इंडियन को ब्लू कलर से किया जाए। ये इंडियन है, ये पानी डाल रहा है, कुछ कर रहा है पीछे से, ये भी कुछ देता हुआ नज़र आ रहा है। आई बात समझ में आपको कि इन लोगों को कैसा दिखाया गया है? दब्बू है ना, काम करते हुए दिखाया गया है। आगे देखिए, वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज। शाही अंदाज में खड़े हुए हैं इस वाले चित्र में। एक बार इसको देख लीजिए, देखिए इधर पे किस तरीके से ये लोग स्टाइल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है। विलियम हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी दिखाई गई हैं ये। आगे देखिए चलिए आगे देखिए, शाही अंदाज में खड़े होकर या दंभपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखाई देते। जो बीच में क्या होता है कि आज आप देखेंगे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, यानी हमारे देश के राजा हैं, तो बीच में चलेंगे, उनके अगल बगल सब कोई चलेगा। यही पहले होता था, राजा बीच में चलेगा, अगल बगल सब कोई चलेंगे। तो यही चीज़ पहले थी। ये जो चित्रों में दिखाया गया है, अंग्रेज बीच में दिखाया जाएगा, बाकी आसपास भारतीय लोग, तो उनको तो मुख्य रूप से दिखाया नहीं गया है। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखे हैं, बगल में दिखे हुए हैं। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तैल रूप चित्र बनवाने लगे थे। आप देख चुके हैं कि किस तरह है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये पिंक वाला, पिंक नहीं, यही ब्लू रहने दीजिए आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए थे, राजाओं ने, मतलब अंग्रेजों ने, और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने में लगे हुए थे अंग्रेज। कुछ नवाबों ने इस दखल अंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इस तरह के नए नवाब थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए। कौन? मोहम्मद अली खान। मतलब अब उनको ही पेंशन दी जाने लगी। मतलब हमारे ही घर में हैं आप और हम पे ही रौब झाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दब्बू बने हुए हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, दबे हुए हैं हम लोग। मेन मुद्दा तो यही थी ना कि हम लोग दबे हुए हैं। परंतु इसके बावजूद उन्होंने टीली कैटल और जॉर्ज विलियमसन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूपचित्र बनाने का जिम्मा सौंपा। किन्होंने? ये जो राजा थे, कौन से राजा थे? मोहम्मद अली खान। इन्होंने, आगे देखिए, ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों को भेंट की।
सॉरी, ये जो रूप चित्र बनाए मोहम्मद अली खान ने नहीं बनवाए होंगे, कंपनी के निदेशकों को भेंट की, और किसी चीज़ की पेंटिंग बनवाई होगी, वरना कंपनी के निदेशकों को कैसे मतलब भेंट करते, गिफ्ट करते। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गवा चुके थे, परंतु इन रूप चित्रों में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में देखकर खुश हो गए। सॉरी, बनवाया था कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। चित्र नंबर 6 में विलियम द्वारा बनाए गए उनके चित्र को देखिए। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया हुआ है। 1 मिनट देखिए चित्र नंबर 6 में, ये रहा, तो इन्होंने तो फुल अपना शाही अंदाजा दर्शाया हुआ है। आगे देखिए, इतिहास को चित्रित करना। साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। ये चित्रकारी भारत में अंग्रेज़ों को जीत के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्योरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। इन तस्वीरों में भी अंग्रेज़ों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। चित्र नंबर 7 ही बना हुआ है, देखिए इधर पे। पलासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए। फ्रांसीसी हेमन द्वारा चित्र बनवाया गया था तैल विधि का, यानी उभरा हुआ एकदम चित्र, जीवित लगे हमें, जैसे लगे हम मतलब ऐसे एकदम इसको गौर से देख लें तो हमें ये भाव आना चाहिए कि जैसे युद्ध सामने ही हो रहा है। तो ये मीर जाफर बना हुआ है, ये रॉबर्ट क्लाइव बना हुआ है। ये पूरा युद्ध का माहौल दिखेगा आपको, पीछे आपको हाथी दिख रहा होगा, ये आपको घोड़ा दिख रहा है, ये तलवार भाले लिए हुए दिख रहा है ना पूरा। तो तैल चित्रकारी थी ये। आगे देखिए, तो ये लंदन में गार्डन में रखा हुआ है, सार्वजनिक स्थल पर, वॉक्सहॉल गार्डन में। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बना दिया था। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अंग्रेजों को यह जीत साजिश से मिली थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई इन्हें बहुत ईमानदारी से जीता था। साजिश में मदद लेने वाले गद्दार मीर जाफर को बंगाल का ओहदा तो देखिए, मीर जाफर को जब नवाब बनाया था तो सिराजुद्दौला जब ये पलासी के युद्ध में लड़ा था सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर उस समय इसका सेनापति था और मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो एक साजिश थी सिराजुद्दौला के खिलाफ, और इसी के कारण उसको आसानी से मारा गया था। वो बात होती है ना, घर का बेदी लंका ढाए वाली, वही चीज़ इधर पे आ गई थी निकल के। हेमन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया। इसमें मीर जाफर और उसके सैनिकों द्वारा पलासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की आगवानी का दृश्य दिखाया गया है। चलिए देखिए आगे, ये चित्र बना हुआ है, सेरिंगापाटम पर धावा, रॉबर्ट केयर पाटर द्वारा बनाया गया चित्र। ये भी तैल चित्रकारी है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम, जिसको आप श्रीरंगपट्टम कहते हैं, पट्टनम कहते हैं, ये मतलब ये पलासी का युद्ध था, इनको पलासी कर दिया, श्रीरंगपट्टम को सेरिंगापट्टम कर दिया। मतलब ये जब हिंदी के शब्द बोलते थे तो उनका थोड़ा उच्चारण अलग हो जाता था, है ना, तो फिर वैसे ही नाम निकल आते थे। श्रीरंगपट्टनम को सेरिंगापट्टम बोलते थे, सेरिंगापट्टम है ना। ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम की युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों से एक थे, मराठे टीपू सुल्तान, है ना। हालांकि मुगल के समय पे तो ये लोग विदे नहीं, क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, इसी के बाद इन लोगों का उभरना स्टार्ट हुआ। पहले तो ये लोग बिजनेस कर रहे थे, मुगल तो उनको अच्छा खासा पछाड़ देते, लेकिन ये आए ही थपते जब मुगल सत्ता 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, उसके बाद मुगल सत्ता ढलने लगी थी, पतन होने लगा था।
तो टीपू सुल्तान से इनका अच्छा खासा जो है दुश्मनी थी, मराठों से अच्छी खासी दुश्मनी रही। आगे देखिए, आखिरकार 1799 सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई, है ना। चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया है। इसमें अंग्रेज टुकड़ियां किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इस अपने मन की बनवाई भाई पेंटिंग, ऐसा थोड़ी है कि वो दिखा देंगे और टीपू सुल्तान बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा था, इधर का शेर मैसूर बोला जाता था। क्यों दिखाएंगे, अपनी विजय दिखाएंगे। दीवारें फांद रहे हैं, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल फुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेजों की जीत का गौरव गान करती है। तो अपनी जीत दिखाई भाई, टीपू सुल्तान का थोड़ी सब कुछ दिखा देंगे। चलिए देखिए आगे, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियां गढ़ने का भी प्रयास किया। उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति से बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। आगे देखिए, अंग्रेज फौजों का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेना, ये चित्र बना हुआ है बढ़िया सा। आगे देखते हैं, दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। दरबार में भी तो देखिए कलाकार रहते थे, भित्ति चित्रकारी भी तो थी, दीवारों पर बनाना, है ना। दीवारों पर चित्रकारी तो बताइए हड़प्पा सभ्यता में भी गुफाओं में दिखाई गई है। इसके बाद अगर आप बात करें तो जैन बुद्ध धर्म के समय पे भी ये लोग गुफाओं में रहते थे, तो उधर भी आपको भित्ति चित्रकारी मिलेगी, है ना। तो भित्ति चित्रकारी तो बहुत पुराना समय से चलती आ रही है। आगे देखिए, दरबारी कलाकारों का क्या हुआ, जो दरबार में कलाकार रहते थे उनका क्या हुआ। ये तो अभी हम लोगों ने जितना देखा है सारे हमने जो देखे अंग्रेज के कलाकार देखे, अंग्रेजों के कलाकार। अभी हमने इंडिया के कलाकार तो देखे ही नहीं। अब देखिए, जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ। भारतीय दरबार में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं का किस तरह की प्रतिक्रिया दी। आगे देखिए, विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपरा का भी विरोध किया। किनका, अंग्रेजों की। वह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते थे। टीपू सुल्तान सेरिंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे हुए हैं। अंदर महल में चित्रकारी बनवाई हुई है उन्होंने भित्ति पे, भित्ति यानी दीवार पे। चित्र नंबर 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाया गया है, ये वाला। इस तस्वीर में 1780 में पोलिलोर में हुए उस युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेज फौजों को धूल चटाई थी। हैदर अली इनके पिता थे टीपू सुल्तान के, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने हरा दिया था। देखिए, भित्ति चित्र क्या होता है, दीवार पर बना हुआ चित्र। भित्ति चित्र, एक मिनट, दीवार पर बना हुआ चित्र। देखिए अब आगे, मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है, देख लेते हैं। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बिठाना स्टार्ट किया। मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन लोगों को बिठाना स्टार्ट किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने मीर जाफ़र को, उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघुचित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। यानी इंडिया के कलाकारों को उन्होंने बोला कि आप वो सीखें जो हम सिखाना चाहते हैं आपको। उदाहरण चित्र नंबर 11 में इस बात का उदाहरण दिया हुआ है। तो चित्र नंबर 11 में दिया क्या गया है, ये अब देखते हैं। ये चित्र नंबर 11 देख लिया आपने, अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। चित्र नंबर, यह ईद की एक जुलूस की तस्वीर है। ईद त्यौहार मनाया जा रहा है तो उस समय का दिखाया गया है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघुचित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे हैं। इस चित्र में उन्होंने परिक्षेप विधि का इस्तेमाल किया हुआ है। परिक्षेप विधि देखिए आप लोग, ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं और समांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। देखिए इसको हुआ है, इस चीज़ को दिखाया गया है। देखिए आगे देखते हैं, जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे एक हिसाब से चित्र में
तो देखिए बना तो हुआ है एक समतल चीज़ पे, लेकिन अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हमारे नज़दीक हैं, और ये जो पीछे की चीज़ें इमारतें या ये क्या कहते हैं इसको मस्जिद दिखाई दे रही है, आपको लगेगा बहुत पीछे है, आपको लगेगा कि ये जो है ये पीछे है, ये आगे है। तो इस चीज़ का बोध हो रहा है हमें, साफ साफ ये चीज़ें दिख रही हैं, कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे दिख रही है। हालांकि है कैसी, हालांकि ये जो चीज़ है एक ही समतल चीज़ पे बनी हुई है, मतलब ये चित्रकारी एक समतल दीवार पे बनी हुई है ना। आगे देखिए क्या है, जीवन चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त होती गई थी। यह अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सकें। भाई चित्रकार को रखेंगे अगर आप परमानेंट दरबार में तो क्या होगा, ये तो आपका शौक है कि भाई आपको दीवार पर चित्रकारी बनानी है, आपको अपने बड़े बड़े पोस्टर बनवाने हैं, बड़ी बड़ी चित्रकारी करवानी है, लेकिन आपको उसकी फैमिली का खर्चा और उसका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़िंदगी भर उसका खर्चा उठाना पड़ेगा अगर आप दरबार में रखेंगे तो। ऐसे दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते, उनमें से बहुत सारे अंग्रेज़ों की शरण में चले गए। भाई अब तो रोजी रोटी भी तो चाहिए उनको, अब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो वो अंग्रेज़ों के पास जाएंगे, जो अंग्रेज़ उनको सिखाना चाहेंगे वो सीखेंगे। साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा था कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीर बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहारों और जुलूसों की, व्यवसायों और दस्तकारी की, जाति और समुदायों की पेंटिंग बनाने लगे। मतलब उनको क्या लेना देना, भाई वो तो बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह की पेंटिंग बनवाना चाहेंगे वो बना देंगे, पेंटर हैं, बनाएंगे कि नहीं बताइए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे। इन चीज़ों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता था, कंपनी चित्र बोलते थे इनको। परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे, वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। आइए देखते हैं दरबार के बाहर क्या चल रहा था, इसको भी देख लीजिए कि भाई दरबार के बाहर क्या चीज़ें चल रही थी। तो बढ़िया से चित्र बना हुआ है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, इस चीज़ को नोटिस इसमें हो सकता है। इस तस्वीर में इस तरह की कंपनी पेंटिंग के लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दर्शाया जाता था। इन चित्रों से इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते हैं जिनके जरिए विभिन्न लोगों को, समुदायों के आसानी से आप पहचान सकें। ये चित्रकारी दिखाई गई, ये माँ दिखाई गई एक बच्चे को लिए हुए, ये ढोलक बजाता हुआ व्यक्ति, इस प्रकार से ये लोग दिखाए गए हैं। ये बाबा दिखाया गया है। आगे देखिए, नई भारतीय लोक कला। नई भारतीय लोक कला तो क्या है? 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल में कालीघाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान था। वहाँ के स्थानीय लोगों में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिसे पटुआ कहा जाता था, तो खर्रा चित्रकार देख लीजिए आप, खर्रा चित्रकार क्या था उस समय पर। कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। खर्रा चित्र कई तरह के हो सकते थे, लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग की बात करेंगे। मतलब ऐसे पेंटिंग एक कागज़ पे बना दी, उसको लपेट के आप कहीं भी ले जा सकते, दीवार पे ना हो या फिर ऐसी कोई लकड़ी के तख्ते पर ना हो कि जिसको आप ले ना जा सकें। एक कागज़ पे बनाएंगे, और कागज़ पे बनाएंगे तो आप उसको रोल करके ले जाएंगे। जैसे आप नक्शा दिखाया जाता ना टीवियों में, नक्शा रोल करके ले गए, तो वो होती थी खर्रा पेंटिंग। इसे पटुआ भी कहा जाता था। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले में पूर्वी भारत में कुम्हार और उत्तर भारत में कुम्हार। उत्तर भारत में आज भी इसको कुम्हार बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांव से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे। यानी जो है कलकत्ता को एक अच्छी खासी सिटी के रूप में, शहर के रूप में विकसित किया जा रहा था।
शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीर बनाते थे। कालीघाट जाने के बाद भी अभी इसी तरह की धार्मिक चीज़ें बनाते थे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियाँ गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थीं। अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे थे, 3D पेंटिंग करने लगे थे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रिआयामी दिखाई देने लगी थी। त्रिआयामी को 3D भी कहते हैं, इंग्लिश में 3D, वैसे त्रिआयामी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थीं। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रों में मुखर सुनियोजित यथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। उनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। देखिए, 1840 के दशक के बाद कालीघाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज आगे देखते हैं इतनी तेज़ी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। आसपास की तस्वीरों को देखकर चित्र बनाए इन्होंने। 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों के इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीके में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। मतलब दूसरे के मन में जो चल रहा है उस चीज़ को दिखा देते थे ये लोग चित्रकारी में। कालीघाट तस्वीर में से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाज़ारों में भी बेची गई। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थीं। इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज़ पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथों से रंग भर दिए जाते थे। इस तरह एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थीं। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगा दी गई, जिनमें और भी ज़्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। इन तस्वीरों को बाज़ारों में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। मतलब जिसको पेंटिंग रखने का शौक़ है घर में तो आप आराम से खरीद सकते हैं। कितना बचा चैप्टर? लोकप्रिय तस्वीर, ये इधर पे देखिए, हो गया थोड़ा और, देखिए इधर पे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थीं। अक्सर मध्यवर्गीय चित्रकार ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र बनाए। उन्हें जीवन अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी, ये जो कलकत्ता में स्थापित की गई। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई गई थीं। पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थीं। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियाँ, झीलें, नदियाँ और जंगल होते थे। दुकानों और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुखर रूप से सामने आई। चलिए आगे देखिएगा। तो इसमें जीवित अध्ययन दिखाया गया है। जीवन अध्ययन कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, मतलब मानव आकृतियों का अध्ययन करेंगे आप लोग, तो उसको जीवन अध्ययन कहते हैं। चलिए हटाइए इसको। ये कुर्सी पर बैठा हुआ एक बढ़िया सा बाबू दिखाया गया है ना। ये चित्रकला, नल दमयंती की कहानी दिखाई गई है इस चित्रकला में। आगे देखिए और क्या दिखाया गया है। ये काली माता की फोटो दिखाई गई है। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थीं। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता की देवी और के रूप में देख सकते हैं, भारत माता को देवी के रूप में देख सकते हैं।
जो राष्ट्रीय झंडा लेते हुए दिखाई देती हैं। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो काली माता बनी हुई है। इधर पे आप देखेंगे तो ये भारत माता दिखाई गई है ना। और कैमरे की आँख से भारत, तो इसको आप देख लेना कि कैमरे की आँख से भारत का क्या रहा, क्या स्थिति रही, पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। कुछ उतना खास नहीं था चैप्टर में, लेकिन हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ लेना। ये और चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सती चौरा घाट दिखाया गया है। ये बम्बई की एक सड़क दिखाई गई है। और क्या दिखाया गया है? विक्टोरिया टर्मिनल बम्बई दिखाया गया है। रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। नई इमारत और नई शैली दिखाई गई कि किस आगे चल के किस प्रकार से नई इमारतें बनी। तो इस कलकत्ता का दिखाया गया है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस इस तरीके का बना हुआ था। अरे अभी तो चैप्टर और है, राष्ट्रीय कला की चाह। चलिए और देख लेते हैं इसको, मैंने सोचा ख़त्म हो गया था। चलिए देखते हैं आगे। 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे थे जैसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। आगे देखते हैं रवि राजा वर्मा की कला। तो रवि राजा वर्मा ने दमयंती की बनाई थी, आगे सबसे पहले आपने देखा था। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार में से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा। किन्होंने? राजा रवि वर्मा ने। बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था, उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये नाटकीय दृश्य बनाए थे। 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे रजवाड़े और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महलों की दीवारें रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी थीं। अच्छे चित्र बनाते थे रवि वर्मा। आगे देखिए। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई, मतलब पूरा अपना ग्रुप बनाया और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवाने का फैसला किया। प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगीं। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। पूरा एक ग्रुप बनाया, प्रिंटिंग प्रेस बनवाया, फिर बनवाते थे बैठ के। इतना सारा बनवाए कि जिनको इच्छा हो तो आप ले जाइए, अपने घर पे आप टांग लीजिए राष्ट्रीय कला की विभिन्न छवि। इधर पे देखिए राष्ट्रीय कला की विभिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्र की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों को प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए। जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। इन सालों में पनपी गई, ये जितने साल रहे हैं इनमें भारतीय शैली किस प्रकार पनपी, इसको देखिए। पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र नंबर 25 को देखिए, देख लेंगे बाद में। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र नंबर 26 में, 27 में, इसको आगे देखेंगे। देखिए आगे, एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए यह तय करने की कोशिश इसके बाद भी चलती रही। 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। कला शैली से अलग विचार रखती थी। इनमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावनात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकी।
हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने की बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला एवं जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसी जैसी यह बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियाँ आती रहीं। तो ये चीज़ें रहीं। काकुजो और एशियाई कला आंदोलन, तो इसको पढ़ लेना अन्यत्र में। काकुजो जापान का आपका एक दिखाया गया है कुछ, है ना। देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी है देवदार के पेड़ की। पढ़ लेते हैं इसको। 1904 में को ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदेश, द आइडियाज आइडियल ऑफ द ईस्ट। पूर्व के आदर्श, आदेश नहीं आदर्श, सॉरी, आइडियल्स ऑफ ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरा। अब इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। हो गया बहुत ज़्यादा, 40 मिनट हो गया। चलिए अब इसको आगे देखेंगे चैप्टर। तो यहाँ पे खत्म है, क्वेश्चन आंसर आ गया। इसको हम देखेंगे नए वीडियो में, क्वेश्चन आंसर वाली में। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, क्योंकि देखिए अब आपके जो चैप्टर हैं 10 नंबर चैप्टर निपट चुका है, 11 और 12, यानी एक दिन का और आपका एक दिन में मैंने आपके 2 चैप्टर करवाए हुए हैं, है ना। तो एक दिन का और रह गया, क्लास 9th का आपका स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मैं आपका 12 तक करवा दूँ, फिर मुझे जल्दी से आपकी पॉलिटी स्टार्ट करनी है ना। और पॉलिटी में आपको NCERT तो पढ़ानी है, सो है। इसके बाद मुझे आपको लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ानी है पॉलिटी की। बहुत अच्छी किताब है लक्ष्मीकांत पढ़ी, बात खत्म। इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से, तो उसको ज़रूर कराना है मुझे आपको, है ना। तो अब चलिए मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।